कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सोलापुर नाम के गांव में हरि नाम का एक समोसे बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी शीला हर रोज गांव में जाकर समोसे बेचते थे, लेकिन उनके ठेले पर ग्राहक बहुत कम हो गए थे। एक बार जो ग्राहक आता वो वापस नहीं आता था। इस बात को लेकर हरि बहुत चिंतित रहता था। न जाने ग्राहकों को क्या हो गया है, हमेशा की तरह समोसे खाते ही नहीं। समोसों की बिक्री कम हो गई है। क्या पता, मगर समोसे की बिक्री बहुत कम हो रही है। तुम्हारे हाथ के समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्राहक क्या खाक खाएंगे। अजी ऐसा है तो आप बनाइए ना समोसे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है समोसे बनाने में। हाँ हाँ पता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे गांव की एक सरला बहन है, उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो समोसे बनाएगी तो हमारे सारे समोसे बिक जाएंगे। मैं कल ही उनके गांव जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। हरि अब उस गांव में जाता है जहाँ सरला रहती थी। हरि सरला के घर गया। अरे आओ ना भैया, कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ काम था, इसीलिए इतनी दूर आया हूँ। क्या काम था भैया, बोलिए ना। सरला बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और मेरा समोसे का ठेला है। मुझे वहाँ समोसे बनाने के लिए कोई चाहिए था। क्या आप आ सकती हो? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बात तो ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसा ही करेंगे। मेरे परिवार को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। चलिए, तो आज शाम की गाड़ी से हम शहर चले जाएंगे। अब सरला हरि के साथ शहर आई। हरि ने सरला को हर सुबह 100 समोसे बनाने का काम बता दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर सरला ने 100 समोसे बनाकर तैयार रखे। हर रोज की तरह हरि और शीला ठेले पर गए। उस दिन उनके सारे समोसे बिक गए। आमदनी बहुत अच्छी हुई। हरि ने अपने मुनाफे से आधा हिस्सा सरला बहन को दे दिया। सरला बहन, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। ये लीजिए, आधा मुनाफा आपका। धन्यवाद भैया। और हाँ बहन, कल हमें 200 समोसे लगेंगे। हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। जी भैया, मैं कल सुबह ही बनाकर रख दूंगी। आप बस उसके लिए लगने वाला सामान ला देना। अगले दिन सरला 200 समोसे बनाकर तैयार रखती है। उस दिन भी हरि के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है। इस तरह हर रोज बहुत सारे समोसे बनाकर सरला हरि को देने लगी और हरि उन्हें अपने दुकान पर बेचकर बहुत कमाई कमाने लगा। ये सब देखकर शीला को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने हरि से कहा, अजी, आप उस सरलाई को कमाई का आधा हिस्सा देते हो। सामान हमारा, उसके लिए कितनी देर तक ठेले पे खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और उस सरला को सिर्फ घर पर बैठकर समोसे बनाने के लिए आप आधा हिस्सा देते हो। ये सही नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, मगर मेरे पास दूसरा कोई और पर्याय भी नहीं। जब से सरला बहन समोसे बनाने लगी है, तब से धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा है। और ये मुनाफा आप आधा कर देते हो। आप ही सोचिए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, मगर उसे निकाल भी नहीं सकते ना। हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसे मुनाफा या पगार नहीं तो दिन के पैसे दिया करो, समझे? हाँ, ये विचार सही है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है और उसे कहता है, अरे सरला बहन, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरा समोसे का रेट उतना ही है, तो मुझे धंधे में घाटा होने लगा है। अब मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपए ही दूंगा। मगर भैया, आपने तो मुनाफे का आधा हिस्सा बताया था। अब क्या हुआ? 100 रुपए तो मुझे गांव में भी मिलते थे, फिर मैं यहाँ क्यों आ गई? और वैसे भी भैया, समोसे का अच्छा स्वाद होने के कारण ही लोग समोसा खाते हैं। सरला बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है। इतना लालच अच्छा नहीं। भैया, मुझे लालच आया है या आपको लालच आया है? मैंने तो कभी समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं मेरे हक के पैसे कैसे छोड़ूं? आप ही बताइए। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो गांव में ही तुम्हारी असली जगह है और कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे जैसे लोग। बेचारी सरला अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जगह वो बैठ गई। तभी उसके बड़े बेटे उमेश ने कहा, माँ, तुम परेशान मत होना, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। माँ, क्यों ना हम खुद का समोसे का ठेला लगाए? हमारे पास कुछ पैसे भी जमा है, इससे हम ठेला लगा सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सरला अपने बेटे की मदद से अपना खुद का ठेला लगाती है, वो भी गांव के बीचों बीच हरि के ठेले के बिल्कुल पास। उस दिन सरला सिर्फ 50 समोसे बनाती है, लेकिन नया ठेला होने की वजह से उसके सारे समोसे बिक नहीं पाते। ये देखकर वो निराश हो जाती है। बेटा, हमें ये धंधा नहीं करना चाहिए था क्या? अरे माँ, आज पहला ही तो दिन था,
एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को समोसे पसंद आए या नहीं? हम कल फिर करके देखेंगे। अगले दिन सरला और उमेश फिर से 50 समोसे बनाते हैं और उन्हें बेचने अपने ठेले पर जाते हैं। उनके यहाँ एक ग्राहक आता है। कितने का दिया समोसा? सिर्फ 10 रुपए भैया। वो आदमी समोसा खाता है। उसे समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो अपने साथ 10 समोसे और लेकर चला जाता है। धीरे धीरे सरला के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। सबको उसके समोसे बहुत पसंद आने लगे। इसी के साथ साथ हरि के ग्राहक थोड़े कम होने लगे। सरला के समोसे की चर्चा सारे गांव में फैल गई। ऐसे ही एक दिन उस गांव का एक बड़ा जमींदार उसके ठेले पर आया। बहन जी, एक समोसा दीजिए। सरला ने जमींदार को एक समोसा दे दिया और अपने काम में लग गई। उस जमींदार को वो समोसा बेहद पसंद आया। बहन जी, मेरे बेटे की परसों शादी है, क्या तुम हमारे घर मेहमानों के लिए ऐसे समोसे बनाओगी? जितने भी समोसे होंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जी मैं जरूर आऊंगी और सारे लोगों को अच्छा समोसा देने की ही मेरी कोशिश रहेगी। जी ये लीजिए आपका एडवांस। जमींदार सरला को एडवांस पैसे देकर वहां से चला गया और ये सब देखकर हरि मन ही मन जलने लगा। लेकिन उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। शीला, हमें कुछ अलग धंधा करना पड़ेगा। ये समोसे बेचकर अब काम नहीं चलेगा। जी आप सच कह रहे हो। चलो अब दूसरा धंधा शुरू करते हैं। इस तरह शीला और हरि ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। उनकी लालच और झूठे व्यवहार के कारण उन्हें अपना धंधा खोना पड़ा। उधर सरला का समोसे बेचने का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। श्रीरंगपुर नाम के गांव में राजेश नाम का भेलपुरी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी भेलपुरी बनाता था और उसकी भेलपुरी गांव वालों को बेहद पसंद थी। उसकी भेलपुरी खाने के लिए लोग देर देर तक रुका करते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। राजेश का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन भर अपना काम कर लेता था और दोपहर होने के बाद भेलपुरी बेचने के लिए गांव में गली गली घूमता था, जिससे उसकी भेलपुरी जल्दी खत्म हो जाती थी और वो रात को अपने घर चला जाता था। उस गांव में 8 बजे के बाद कोई भी गांव के बाहर नहीं जाया करता था। उस गांव में ऐसी कहावत थी कि रात के समय उस गांव में एक चुड़ैल आती है। वो गांव के बाहर के कब्रिस्तान में रहती है। मगर ये कहावत कुछ लोग मानते थे और कुछ लोग नहीं। एक दिन राजेश अपने गांव में बहुत देर तक भेलपुरी बेचता है और वो ये नहीं जानता था कि सच में चुड़ैल आती है या नहीं। उस दिन वो अपना भेलपुरी का ठेला लेकर घर जा रहा था। तभी अचानक उसे वो चुड़ैल गांव में घूमती नजर आई। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने निकला, लेकिन उसके ठेले के पहियों की आवाज आते ही उस चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। मिल गया मुझे मेरा पहला शिकार, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, आज ये मेरा किससे पाला पड़ गया। ये चुड़ैल तो मुझे आज नहीं छोड़ेगी। अब कहा जाएगा, मेरी आहट से गांव वाले बाहर नहीं निकलते हैं और तू तो बड़ा ही बहादुर है जो रात के समय बाहर निकलता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा डालूंगी। ऐसा बोल के वो उसे पकड़ लेती है। अरे छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने जान की भीख मांगता है, मगर चुड़ैल भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसको हथियार बनाकर गांव में घूमने लगती है। राजेश अब अपने घर में ही रहने लगता है और दोपहर होने के बाद अपनी जादू से भेलपुरी बनाता है और वो बेचने गांव में जाया करता है। भेलपुरी ले लो भेलपुरी, ताजा ताजा भेलपुरी। ऐसा कह के वो गली गली घूमकर भेलपुरी बेचने लगा। अब जो भी वो भेलपुरी खाता वो खाता ही रहता था, मगर भेलपुरी खाने के कुछ समय बाद ही चक्कर आकर गिर जाता। भेलपुरी वाला अपने जादू से उन लाशों को गायब कर देता था और उन्हें अपने घर पहुंचाया करता था। फिर रात के समय घर जाकर उन लाशों को कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र के पास फेंक देता था। अच्छे बकरे मिले हैं आज, अब मुझे 8 दिन तक टेंशन नहीं। एक आदमी हरिया उसे लाशों को ले जाते समय देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि उन लाशों को वो कब्र में डाल रहा है। हाय रे, ये नासपीटा भेलपुरी वाला, हमारे गांव के आदमियों को इसने अगवा कर लिया है। इन गांव वालों को कैसे छुड़ाया जाए। हरिया चुपके से वहां से निकल जाता है और गांव में आकर गांव वालों को जमा करके ये सारी बातें बताता है। अरे गांव वालों, ये भेलपुरी वाला अपने गांव के लोगों को जादुई भेलपुरी खिलाकर बेहोश करता है और रात में उन्हें कब्रिस्तान में लेकर जाता है। अरे हरिया, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल के लिए उसके पास से भेलपुरी मत खाइए, बाकी का कल सोचेंगे। अब गांव में ये खबर फैल जाती है। सारे लोग भेलपुरी वाले से डरने लगते हैं और उसके हाथ की भेलपुरी खाना बंद कर देते हैं। भेलपुरी वाला गांव में जब भी आता, लोग उसे नजरों से घूरने लगते। उसे कुछ शक होने लगा, आज ये लोग मुझसे कुछ खरीद क्यों नहीं रहे। जाने दो,
फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए काफी खाना है, बाद में देखूंगा। अब सारे गांव वाले उससे डरकर सामने भी नहीं आते थे। इस समस्या का कुछ हल निकाला जाए ऐसा सभी को लग रहा था, इसलिए सारे गांव वाले सरपंच जी के यहाँ जमा होते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में भेलपुरी वाला है जो कि भूतिया बन गया है। हमें उस भेलपुरी वाले से गांव वालों को बचाना चाहिए। ये खबर पक्की है कि ऐसे ही कुछ बक रहे हो? नहीं सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आजमा के देख लीजिए। अरे नहीं, मैं तो अपने गांव वालों के भलाई के लिए बोल रहा था। मेरे हिसाब से अपने गांव में एक आईना लगाते हैं। आईना तो सच ही बताता है। सारे गांव वाले एक बड़ा आईना एक पेड़ के सामने लगा देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन वो भूतिया भेलपुरी वाला गांव में आता है। आओ आओ, भेलपुरी खाओ, अच्छी टेस्टी भेल खाओ। अरे भाई ये लो भेलपुरी, बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं भाई, आज मेरा उपवास है, आज मैं भेलपुरी नहीं खाऊंगा। अरे मूर्ख गांव वालों, क्या उपवास कर रहे हो? ये सब फालतू की चीजें होती है। राम अब वहां से चला जाता है और उस आईने के सामने आता है। आईने के सामने आते ही उसकी शक्ल एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे हरिया भाई, क्या यह सच में चुड़ैल है जिसने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है? अरे ये भेलपुरी वाला तो सच में भूत बन गया है। इससे हमारे गांव वालों को खतरा है। हमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले सही सलामत वापस आ सके? सरपंच जी, आप उस भेलपुरी वाले के बारे में गांव के पंडित जी को बताइए, क्या पता उनके पास कोई इलाज हो। हाँ हरिया, तुम सही कह रहे हो। आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। तुम तुम्हारे घर में सुरक्षित रहो, मैं उनसे बात करता हूँ। अब सारे गांव वाले अपने घर में ही रहते हैं। इधर सरपंच जी गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। आइए पंडित जी, जरा आपसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी है। बोलिए सरपंच जी, क्या समस्या है? किस विषय में आपको चर्चा करनी है? पंडित जी, गांव में एक चुड़ैल आई है जिसने एक भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसने गांव के लोगों को अगवा किया है। अब उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, इसका कुछ उपाय बताइए। ठीक है, ऐसा बोल के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। कुछ देर बाद आंखें खोल के वो बोलते हैं, आपके गांव में एक चुड़ैल ने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब वो गांव के लोगों को अगवा करके कब्रिस्तान में ले जा रही है और वहां अपनी कब्र में डाल रही है। पंडित जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले इस चुड़ैल की बला से बच सके। सरपंच जी, आप सब लोगों को एक जगह जमा होकर उसे अपनी बातों में उलझा रखना है। तभी मैं वहां आकर मंत्र जाप करूंगा और उस पर जल छिड़कूंगा, जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप कल आइए। मैं सब गांव वालों को लेकर नीम के पेड़ के पास मिलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सरपंच जी सारे गांव वालों को अगले दिन गांव के बीचों बीच नीम के पेड़ के पास जमा होने बोलते हैं। सारे गांव वाले अगले दिन गांव के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। आ गए सारे गांव वाले। अब वो भेलपुरी वाला उसके घर से निकलकर यहाँ आएगा और हम सबको एक साथ देखकर हमें मारने के लिए आएगा। सब लोग तैयार हो जाओ। आ गए सब गांव वाले, कोई रह नहीं गया है ना? अब कुछ देर में भेलपुरी वाला अपने टाइम में गांव में भेलपुरी बेचने आता है, लेकिन गांव के गलियों में कोई ना देखकर वो सोचता है, अरे आज इन गांव के लोगों को क्या हुआ है? सारे के सारे कहाँ चले गए? भेलपुरी वाला बहुत देर तक घूमता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे शक हो जाता है। तभी उसे सारे लोग एक जगह पर जमा दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज सबको मरना है। सब एक जगह पे जमा हुए हैं। मुझे तो आज बहुत सारे शिकार मिलेंगे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने भेलपुरी की गाड़ी लेकर आगे चला जाता है। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। सारे गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखकर अनदेखा करते हैं और अपनी अपनी बातों में उलझे रहते हैं। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। अरे हमें तुम्हारी भेलपुरी नहीं चाहिए। हरिया उसे अपनी बातों में उलझा के रखता है। तभी वो भेलपुरी वाला उस आईने के सामने जाता है। पंडित जी तुरंत उसी समय उसके शरीर पर मंत्र जाप करके जल छिड़कते हैं और वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे साथ धोखा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। ऐसा कह के उस चुड़ैल का बदन आग से जलने लगता है और वो मुक्त हो जाती है। भेलपुरी वाला जमीन पर गिर जाता है और गांव के लोग उस कब्र से मुक्त होकर गांव में वापस आते हैं। ये सब देख के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी मदद से सारे गांव वालों की जान बच गई है। अरे वो चुड़ैल अब मुक्त हो गई है, अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएगी। आप निश्चिंत होकर गांव में रह सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी,
आपकी बड़ी मदद मिली, आपका शुक्रिया। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वो एक किसान था जो बहुत मेहनत किया करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शालिनी भी काम किया करती थी। दोनों की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। उस साल गांव के सरपंच के खेतों में फसल कुछ अच्छी नहीं आई थी और राजू के खेत में आई फसल देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया था। अजी हमारे खेत अच्छे, बीज अच्छा है, फिर भी उस राजू की फसल हमसे ज्यादा कैसे आती है? मेरा तो बीज भी अच्छा होता है और हमारे खेत तो उसके खेतों से बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरे खेत में उसके मुकाबले कम ही फसल आती है। क्या करे अब इस राजू का? हम कितना भी खेतों में मेहनत करें, लेकिन फिर भी इस राजू की ही फसल अच्छी आती है। ठीक है, अगली बार देखते हैं। सरपंच और उसकी पत्नी राजू से जलते थे। उधर राजू अपने घर में शालिनी के साथ बहुत खुश था। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था माला। माला को पक्षी और प्राणियों से बड़ा लगाव था। उसने अपने घर में एक कुत्ता, एक खरगोश और एक तोता भी पाल कर रखा था। राजू और शालिनी उन प्राणियों को खेतों में लेकर जाया करते थे। वो दिन भर खेतों में खेलते थे। माला घर आती तो सीधा खेत में चली जाती थी और अपने प्राणियों के साथ खेलती थी। एक दिन उसे स्कूल से आने में बहुत देर हो गई। राजू और शालिनी बहुत चिंता में पड़ गए। अरे शालिनी, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये माला है कि अब तक घर नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अजी मैं भी आऊँ क्या साथ में? नहीं शालिनी, तुम घर पर रुको। अगर वो घर पर आ गई तो मुझे बता देना। ठीक है जी, आप माला को लेकर जल्दी आना। ऐसा कहकर राजू वहाँ से माला को ढूंढने निकलता है। वो गांव के रास्ते से स्कूल जाता है। बहुत तेज बारिश होने के कारण उसे आगे का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आता है। राजू उस तरफ देखता है तो उसे कोई जानी पहचानी सी आकृति वहाँ नजर आती है। राजू पेड़ के पास जाता है। अरे माला बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे पास छाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पेड़ के नीचे रुकी हूँ। बेटा, हम दोनों घर में कितना चिंतित हो गए थे। चलो इस कबूतर के बच्चे को छाते में लेकर चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए, अब इसे बारिश नहीं लगेगी। अब दोनों बाप बेटी घर आते हैं। कहाँ चली गई थी तू माला? यहाँ मेरी जान जाने को थी, ऐसे बाहर मत रुका कर। अरे जरा शांत भी रहो। इसकी वजह से माला को घर आने में देर हो गई है। शालिनी उस कबूतर के बच्चे को देखकर चुप हो जाती है। तभी उसकी नजर उसके जख्म पर पड़ती है। क्या हुआ है इसे? ये कहाँ मिला आप दोनों को? बिना देखे ही बच्ची को बोलना शुरू कर देती हो। इसकी वजह से ही माला को देर हो गई। पेड़ के नीचे उसे पकड़ के बैठी थी। माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, तुम बोलने दोगी तो ना। ये कबूतर पेड़ के नीचे जख्मी पड़ा था और इसे छोड़ के मैं घर कैसे आ सकती थी? मैंने उसे उठाया तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। मैं इसे पकड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी। मेरे पास छाता ना होने के कारण मैं घर जल्दी ना आ सकी माँ। ठीक है बेटा। माला और राजू उस कबूतर को पट्टी बांधकर उसे खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। माला उस कबूतर की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो कबूतर अच्छी तरीके से उड़ने लगता है। उस कबूतर का रंग सुनहरा हो जाता है और वो बाकी सारे कबूतरों से थोड़ा अलग ही दिखाई देता है। माँ, पिताजी, मेरा सुनहरा कबूतर देखो कैसे उड़ रहा है। अरे हाँ, ये तो ठीक हो गया है। उड़ता है तो कितना शानदार लगता है। बहुत अच्छा है तुम्हारा सुनहरा कबूतर। राजू और शालिनी खेतों में चले जाते हैं और माला अपने पक्षी प्राणियों के साथ घर में ही रहती है। उसी रात, अरे शालिनी, कल हमें जल्द ही खेतों में जाना होगा। फसल अब काटने पर आई है। हाँ, सुबह जल्दी ही जाएंगे। सुबह सुबह ज्यादा काम होता है। पिताजी, मैं भी कल खेतों में आऊँ, जिससे आपको कुछ मदद हो जाए। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन राजू, शालिनी और माला तीनों अपने प्राणियों के साथ खेतों में चले जाते हैं। ये सब गांव का सरपंच देख लेता है और मन ही मन सोचता है, सारे के सारे खेतों में जा रहे हैं और कितनी मेहनत करके फसल उगाओगे। माला और उसके माँ बाप खेत में पहुंचकर काम करने लगते हैं। पिताजी, ये फसल का अनाज कैसे बनता है? ये फसल सूखने के बाद अनाज बनता है। फिर थोड़ा अनाज हम भगवान को चढ़ाकर उसमें से कुछ घर पर रखते हैं और बाकी का बेच देते हैं। अच्छा, ऐसे बनता है अनाज। हाँ माला। अरे दोनों बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो घर चले। हाँ हाँ, चलो घर। तीनों भी घर चले जाते हैं। अब उनके खेतों में 2 दिन कुछ काम ना होने के कारण वो घर पर ही रहते हैं और अपने प्राणी पक्षियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। वो 2 दिन खेत में नहीं गए, ये सब सरपंच ने देख लिया था। सरपंच जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। क्या हुआ? इतने जल्दी जल्दी घर पर आए हो? अरे भाग्यवान, ये राजू 2 दिन से घर पर है। इसके क्या सारे खेती के काम हो गए? मैं क्या कह रही हूँ, इस साल हम उसकी फसल चुरा लेंगे।
उसका नुकसान हो जाएगा, फिर वो हमारे पास ही आएगा। अगर किसी ने पकड़ लिया तो? अरे काम किसी और से करवा लो और तुम चुपचाप घर पे ही बैठे रहो, जिससे तुम पर किसी का शक भी नहीं होगा। आज रात को ही ये काम करवा लेता हूँ। हाँ, ऐसा ही कीजिए। सरपंच अपने वफादार नौकरों को बुलाकर उनको ये काम करने को बोलता है। उसी रात नौकर राजू के खेतों में जाकर उसकी जमा की हुई सारी फसल चुरा लेते हैं। अगले दिन राजू अपने खेतों में जाता है और देखता है कि उसकी फसल गायब है। वो सारा खेत छान मारता है, मगर उसे उसकी फसल कहीं दिखाई नहीं देती। वो खेत में सोचते हुए बैठ जाता है, हे राम, मेरी पूरी मेहनत की फसल कौन चुरा कर ले गया? अब मैं क्या करूं? राजू बहुत हताश होकर घर लौट आता है। अब राजू का उतरा हुआ चेहरा देख शालिनी भी चिंता में पड़ जाती है। अजी, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे खेत में जो भी फसल थी, सारी की सारी किसी ने चुरा ली है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खेत की फसल कोई क्यों चुरा के लेके जाएगा? क्या पता, मगर फसल तो चोरी हुई है। अब हम क्या करेंगे? इस साल कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। माला के ऐसे बोलते ही वो सुनहरा कबूतर बोलने लगता है। माला, मैं एक जादुई सुनहरा कबूतर हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं मेरी माँ से बिछड़कर रास्ता खो गया था और जख्मी हो गया था। उस जख्मी अवस्था ने तुमने मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। तुम सबका प्रेम और स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? हे सुनहरे कबूतर, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी फसल किसने चुराई है? अरे वो काम तो इस गांव के सरपंच का है। वो तुम्हारी उन्नति देखकर जलता है। 2 दिन जब तुम काम पर नहीं गए थे, तब उसने मौका देखकर तुम्हारी फसल को चुरा लिया। क्या यह सच है? सच में। अब देखो मेरा कमाल। कबूतर मंत्र पढ़कर सारी फसल राजू के घर के सामने डाल देता है और उसे वो फसल का अनाज बनाकर अपने घर में भरने को बोलता है। अब राजू बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे लिए इतना किया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे जादुई कबूतर, बस तुम मेरी बेटी के लिए हमारे घर पर ही रहो। ठीक है। माला, तुम्हें कुछ मांगना है? हे जादुई कबूतर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत साल बीत जाते हैं। अब माला बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन माला को उस सुनहरे कबूतर की तरह और एक सुनहरा कबूतर दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो उन्हीं का सुनहरा कबूतर है। वो उसे आवाज देती है, सुनहरे कबूतर, सुनहरे कबूतर, नीचे आ जाओ। तभी घर से सुनहरा कबूतर बाहर आकर उसे आवाज देता है, अरे सुनहरे कबूतर, तुम यहाँ हो? तो वहाँ पेड़ पर कौन है? माँ, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। अरे इन इंसानों ने मुझे कैद करके रखा था। अब मैं वहाँ से निकलकर भाग आई हूँ। ये इंसान बड़े दुष्ट होते हैं। नहीं माँ, सभी वैसे नहीं होते। ये माला है जिसके यहाँ मैं रहता हूँ। इसने और इसके परिवार ने मुझे बहुत प्रेम दिया। इन्होंने मेरी देखभाल की है माँ। धन्यवाद आप सबका। अरे ये तो मेरा सुनहरा कबूतर है, इसके लिए किया मैंने सब। माला, अब मैं मेरी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ माला? तुम जाओ तुम्हारी माँ के साथ, मगर तुम्हें मुझे मिलने महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। मंजूर, जरूर आऊंगा माला, तुम्हारे लिए। अब कबूतर उसके पास जाकर उसे एक जादुई घड़ा देता है जो उसने उसकी शक्तियों से बनाया था। माला, ये जादुई घड़ा है। तुम जितना भी चाहो उतना इसमें से सोने के सिक्के निकाल सकते हो और ये फिर से भर जाएगा। तुम इसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद सुनहरे कबूतर, मगर तुम मुझे मिलने जरूर आना। कबूतर अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और माला भी अपने घर में खुशी से रहती है। वो सुनहरा कबूतर महीने में एक बार उसे मिलने के लिए भी आता था। माला उन सोने के सिक्कों से गरीबों की मदद भी कर दिया करती थी और इस प्रकार माला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन अच्छा ही मिलता है।